कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अंशु। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इपिक मांगोई। और आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं एनिमी से हटकर जितने भी सीन एनिमी में काट दिए गए हैं मैं उन सभी को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जिन वीडियो को मेरे चैनल की वीडियो लंबी लगे उन लोगों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जिनवू और गोटोयोजी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और बाद में गोटोयोजी की टीम के मेंबर उसको पकड़ लेते हैं, जबकि जिनवू को चाहिन भी पकड़ लेती है। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जिनो खड़े होते हैं और वे भी खड़े होते हैं। वे जिनवू से कहते हैं कि हमें इस मैच को यहीं पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि 4 दिन बाद इस बंदे को हमारे रेड को लीड करना है जो कि जेजू आइलैंड पर जाने वाली है। अगर तुमने इसको जख्मी कर दिया तो फिर क्या होगा। जल्दी से हानिकावा से कहते हैं कि अपने मास्टर को बोलो इस मैच को यहीं पर ख़त्म करते, आज की प्रैक्टिस यहीं पर ख़त्म होगी। हानिकावा कहती है कि ठीक है अभी कहती हूँ। जिनवू भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। उससे कहते हैं क्या मैं इंटरफेयर तो नहीं कर रहा हूँ। जिनवू कहता है कोई बात नहीं है, तुमने ठीक ही किया है। मातोम जिनवू से कहते हैं तुम तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम तो गोटोयोजी के साथ फाइट कर रहे थे, तुम तो वाकई में एस रैंक के लाने के लायक हो। मातोम आगे बढ़ते हैं और जिनवू से कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और कहते हैं कि मेरे पास बहुत ही सारे मैजिशियन हैं पर तुम्हारे जैसा असिस्टेंट नहीं है। तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो। मैं मेरे तुम्हारे जैसे असिस्टेंट की मुझे ज़रूरत है। उसी वक्त ऊपर से चौन चौन बोलता है कि और कहता है कि माधव ये एक मैजिकल टाइप हंटर है। ये सुनकर तो ये असिस्टेंट नहीं है। माधव ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जुनून सोच रहा होता है कि अब तो मुझे इन सब के बारे में पता चल चुका है कि यहाँ पर जितने भी एस रैंक के हंटर हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे एक और बात पता चली है कि यहाँ पर जितने भी हाई लेवल के हंटर हैं उन्हें अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि उनके शैडो में मेरे शैडो सोल्जर है, लेकिन अभी तक यहाँ पर तो ये सेंस भी नहीं कर पाए हैं। जिनू सोच रहा होता है कि बाकी को तो छोड़ो, यहाँ पर तो गोटोयोजी भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि उसकी शैडो में मेरे शैडो सोल्जर छुपे हुए हैं। संजीनू चेयरमैन से कहता है कि आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जेजू आइलैंड की रेड पर जाने में हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो मैं नहीं। और अभी यहाँ पर जिनू उससे रेड पर नहीं जा रहा होता है, जबकि उसी वक्त गोटोयोजी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि पसीने से तरबतर हो जाता है। उसी वक्त तो उसने जिन संजीनुओं की पावर देखी होती है। जिन नेक्स्ट सीन हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। अपने ऑफिस में बैठे हुए होते हैं और वे यही बात सोच रहे होते हैं कि क्या ये वाकई में सच है कि कोई ऐसा हंटर जो कि हर टाइम ग्रो कर रहा है। जिन्हों को डबल अवेकनिंग मिली है लेकिन वो ग्रो करता है। लास्ट टाइम जब मैंने उससे मिला था उसकी स्ट्रेंथ जब मेरे बराबर थी। मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इसका प्राइज क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहता था। मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने इस प्लान को छोड़ देना चाहिए। और वो जल्दी से अपने मोबाइल में देखता है जो कि जेजू आइलैंड पर जाने वाले सभी हंटर की लिस्ट आ चुकी होती है। लेकिन मास्टर कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लिस्ट में संजीनुओं का नाम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि संजीनुओ उनके साथ जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं जा रहा है। गोटोयोजी अपने गिल्ड के गैरवेस रैंक हंटर के पास कॉल मिलाता है और कहता है कि हमने जितना सोचा था यहाँ के एस रैंक के हंटर उससे ज़्यादा ही पावरफुल है। ये अलग बात है कि सारे एस रैंक के हंटर पावरफुल नहीं, लेकिन एक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसका नाम संजीनू है और वो अभी एस रैंक का हंटर, उसे रीअवेकनिंग मिली और वो एक एस रैंक का हंटर बना है। तो वो हंटर कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें किसी भी संजीनुओं का नाम नहीं है। गोटोयोजी कहते हैं इस लिस्ट की बात कर रहे हो सुनाटा मोटो। उससे कहता है कि ये मैं उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, उन सारे हंटर जो की लिस्ट है जो कि जेजू आइलैंड की रेड पर हिस्सा लेने वाले हैं। और कोरियन की तरफ से ये सिर्फ 6 हंटर ही हिस्सा लेने वाले हैं। लास्ट लिस्ट में संजीनुओं का नाम नहीं है। गोटोयोजी उससे कहते हैं कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, और कहते हैं कि चेयरमैन गोगानी उसे के साथ भेजना क्यों नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मोटो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं है, वैसे भी हमारे पास 16 इस रैंक के हंटर है और मुश्किल नहीं होगी, तुम लोगों को जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन जो आइलैंड का होता है जहाँ पर हमें एंट के नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंट क्वीन बोल रही होती है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ना होगा। यहाँ पर मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा खाना नहीं बचा है। मेरे बच्चों ने एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर तो मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बचा है। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। मुझे एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर की ज़रूरत
ज़रूरत है। वहीं पर उसके बहुत ही सारे एग होते हैं, जिनमें से एक एग बहुत ही बड़ा होता है, जिसके अंदर एक एंट होती है जो कि क्वीन बोल रही है, जिसकी तरफ क्वीन देखकर बोल रही होती है कि और कहती है कि मुझे एक अल्टीमेट सोल्जर की ज़रूरत है जो कि मेरे बच्चों को लीड कर सकता है। अगर मेरे बच्चों को यहाँ पर ज़िंदा रहना है तो हमें इंसानों के दिल में खौफ पैदा करना होगा, हमें उन्हें डरा कर रखना होगा, वरना हर बार कि वे हमें मारने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि वे हर बार आते हैं। और हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उस बड़े से एग एग में से एक एंट बाहर निकलती है और वो अपने ऑरा को रिलीज करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। कि नेक्स्ट सीन हमें जिन्हों के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हों अपनी मॉम को लेकर अपने घर आ चुका होता है कि क्योंकि जिन्हों काफ़ी दिनों से डिमन कासल में था, इसीलिए वो उसका पूरा घर गंदा हो चुका होता है, क्योंकि जिना बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। और जिन्हों की मॉम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि 4 साल की नींद के बाद घर पर आकर सफाई करना बहुत ही अच्छा लगेगा। मॉम हंसते हुए कहती है कि चलो अब हम सब मिलकर सफाई करते हैं। फिर वे तीनों मिलकर सफाई करना शुरू कर देते हैं। जिन्हों की मॉम जिन्हों से कहती है कि जब मैं 4 साल के लिए सो रही थी, इस दौरान क्या तुमने अपने फादर के बारे में पता किया है? जिन्हों उदास हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। जिन्हों साथ ही सोच रहा होता है कि अगर मॉम को इस बारे में पता चल गया है कि मैं भी एक हंटर हूँ और अपने फादर की तरह ही काम कर रहा हूँ, तो क्या मॉम मुझसे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएगी। जिन्हों कहता है कि हम लोग सिर्फ अपने फादर की वजह से ही इस घर को छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डैड की बहुत ही सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। हालांकि अब मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं अपने लिए एक नया घर खरीद सकता हूँ। और हम लोग इसी घर में रुकना चाहिए, क्योंकि मोम को लगता है कि डैड इसी घर में वापस लौट कर आएगा। साथ ही जिन्हों कहता है कि इसीलिए मैं जेजू आइलैंड की रेड में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मोम अभी अभी ही जागी है और उन्हें मेरी ज़रूरत है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जिन्हों कहता है हालांकि जेजू आइलैंड पर एंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते जा रही है, उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। कोरिया ने वहाँ पर 3 रेड की थी और तीनों रेड ही के दौरान वे बहुत ही ज़्यादा अलग ही तरह की एंटें मिली थी, क्योंकि शुरू की रेड होने वाली थी। अब ज़्यादा बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि अब रेड शुरू होने वाली है, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। इस वहीं पर न्यूज़ में चल रहा होता है कि उन एंट के बारे में बताया जा रहा होता है कि और एंट कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। संजीवू अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया को चेक कर रहा होता है कि तो संजीवू के बारे में बहुत ही सारे कमेंट होते हैं, क्योंकि संजीवू इस रेड को ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसीलिए बहुत ही सारे लोगों के दिल में उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सवाल होते हैं। हालांकि संजीवू इस रेड को क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है, क्या उसमें बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, वो इस रेड को ज्वाइन नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस रेड को मामूली समझ रहा है, या फिर वो एक एस रैंक हंटर नहीं है, वो वीकेस्ट हंटर है, वो एक ई रैंक का हंटर है, इसीलिए वो डर गया है, भाग गया है। संजीव वहीं पर गली से चलते हुए जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे इन सारे कमेंटों के कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं जिन्हा क्या क्या रिएक्ट करेगी। उसी वक्त जिन्हों का कॉल आता है। जिन्हों उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी होटल में रह रहे हो? जिन्हों उससे कहता है कि नहीं, मैंने अपनी मॉम को कॉल की थी और मेरी मॉम ने मेरे रहने के लिए एक प्लेस का अरेंजमेंट कर दी है और हम लोग उसी जगह को अपना ऑफिस बनाने वाले हैं। अगर तुम देखना चाहते हो तो आकर देख सकते हो। जिन्हों जल्दी से जाकर उसी जगह पर चला जाता है। जिन्हों से कहते हैं कि अगर हम अपनी गिल्ड स्टार्ट करने वाले हैं तो हमें एक ऑफिस की तो ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली जगह आपके घर से इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं है। जिन्हों कहता है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, सिर्फ हम दोनों के लिए। जिन्हों उससे कहता है कि ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं है, एक गिल्ड को शुरू करने के लिए हमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है। जिन्हों कहता है कि इसका मतलब ये है कि एक और हंटर को हमें रिक्रूट करना होगा। और जिन्हों सोच रहा होता है कि मेरे पास एक हंटर है जो कि इस गिल्ड को इस पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। साथ ही जिन्हों से कहता है कि एक और बात है जो कि मैं तुमसे कहना चाहता था। एक और हंटर है जो कि तुमसे मिलना चाहता है। जिन्हों अपनी जेब में से उस हंटर का कार्ड निकालता है और उसे देता है, और वो उस कार्ड को लेते हुए जिन्हों को बहुत ही कुछ अलग सा महसूस होता है और जिन्हों जल्दी से अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज़ करता है।
और अपनी गली में चला जाता है। और ये देखकर जिन्हों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन्हों के सामने एक शैडो सोल्जर खड़ा होता है, जबकि जिन्हों उस शैडो सोल्जर की जगह चला जाता है। उसी वक्त गली का सीन दिखाया जाता है। एक पागल हंटर एक लड़की के गले के ऊपर चाकू रखा हुआ होता है, और वो उससे लड़की से कहता है कि अगर तुमने चिल्लाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। और तुम्हें पता है कि इस गली में इतने ज़्यादा खून हुए हैं कि वो लड़की जोर जोर जो रो रही होती है, और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो हंटर उससे कहता है कि मुझे ये शांति बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार को कोई भी मार दो को किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी वक्त सन जिनवू उसके पीछे खड़ा हो जाता है, और वो उससे कहता है कि मुझे भी ये नेबरहुड बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो हंटर पीछे की तरफ मुड़ता है, और वो कहता है कि अब क्या तुम मुझे लेक्चर देने के लिए यहाँ पर आए हो। मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है, मुझे बस ये सब कुछ अच्छा लगता है और मैं अपने मज़े के लिए करता हूँ। और ये साथ ही संजीनू के ऊपर अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ता है, और संजीनू के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है कि जब भी मैं अपने सामने एक कमज़ोर चीज़ को देखता हूँ तो मेरे दिल में एक आवाज़ आती है कि उसे मार डालो। लेकिन जिन्हों भी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है। वो हंटर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो जो नाइफ जिन्हों के सिर पर लगाया हुआ होता है वो उसके सिरे के आर पार नहीं हो रहा होता है। जिन्हों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से जिन्हों उसके चाकू को उसकी बॉडी के बहुत ही ज़्यादा कट लगा देता है, और जबकि उसके पैरों की नसों को काट देता है। वो नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। जिन्हों कहता है कि आज आधी रात से पहले अगर तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हो तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम यहीं पर रहो। वहीं पर जिन्हों अपने एक और शैडो को निकालता है और उससे कहता है कि अगर जब रात के 12 बजे से पहले के हवाले नहीं करता है तो इसे तुम मार डालना। फिर जिन्हों वह वापस अपने घर की तरफ चलते हुए जा रहा होता है, और वो कहता है कि कल जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है, और एक हेलीकॉप्टर में कोरिया के 6 हंटर को जेजू आइलैंड की तरफ निकलते हुए जा रहे होते हैं। जबकि इसी वक्त दूसरे बाकी सारे कंट्री के शिप्स जो जेजू आइलैंड के आसपास है उनमें सीन दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी शिफ्ट रेडी हो जाती है, और कि अगर कोई एंट वहां से उड़कर बाहर निकल जाती है तो उन उन सभी को मार डाल सकते हैं, जिनमें से चाइना और ताइवान की शिप शामिल होती है। जबकि जेजू आइलैंड के पास बहुत ही सारे बड़े बड़े जहाज जाते हैं जो कि हेलीकॉप्टर मिलिट्री वेपन से लैस होते हैं, जबकि एंट के बाहर निकलने से पहले ही रोक सकते हैं। जबकि जेजू आइलैंड के आसपास जितने भी शिप होते हैं उन सभी को जोन्सू के पास होती है। जोन्सू अपने आप को बताते हैं कि वे कोरिया के टॉप 5 गिल्ड के हंटर गिल्ड के एक मास्टर है, जो कि एक ए रैंक का हंटर है। जोन्सू अपने साथियों से कहता है कि मैंने आपसे सारे अपने आप में जरा सा भी डर को पैदा मत होने देना, वरना अगर एंट को तुम्हारे अंदर डर महसूस हो गया तो वे सबसे पहले तुम्हें मारने के लिए ही आएंगे। जेजू आइलैंड जोन्सू का वाइस मास्टर उससे कहता है कि लेकिन क्योंकि ये सारी बातें वहाँ पर ही अब लागू होती है, हम लोग तो जेजू आइलैंड से बहुत ही ज़्यादा दूर है। जोन्सू कहता है कि हम लोग अपनी तैयारी पूरी रखने चाहते हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर कोई एंट वहाँ से उड़कर हमारे तरफ आ रही होती है कि हमें उसे रास्ते में ही मारना होगा और शहर तक नहीं पहुँचने देना है। इसी वक्त हमें मेनलैंड का सीन दिखाया जाता है। जितने भी हंटर बच जाते हैं बाकी के सभी गिल्ड की तरफ से, उन सभी को मेनलैंड के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कुछ एंट बचकर मेनलैंड की तरफ पहुंच जाती है तो वे हंटर होते हैं जो कि एंट को मार सकते हैं और आम लोगों की हिफाजत कर सकते हैं। कोरिया की गिल्ड से जितने भी हंटर वे बाकी हंटर होते हैं जो लो रैंक के हंटर ए रैंक के नीचे के होते हैं, उन सभी को एम्प्लॉय कर लिया जाता है।
जबकि जिन्हों और मास्टर सोंग को भी जो रिटायर हो चुके होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है और वो कहा जाता है कि लगभग 5,000 ऐसे हंटर हैं जो कि इस वक्त साउथ कोरिया की सेफ्टी करने के लिए बाहर निकले हैं ताकि साउथ कोरिया को बचाया जा सकता है। फिर हमें 6 रैंक के हंटर का हेलीकॉप्टर में बैठकर जो जेजू आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। उन एस रैंक के हंटर के साथ एक ए रैंक का हंटर भी बैठा हुआ होता है जो कि कैमरामैन होता है और वो कहता है कि मैं इस टीम का कैमरामैन हूँ और इस सारी रेड को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको टेलीपोर्ट किया जाएगा, हर न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाएगा। मशहूर कहते हैं कि पता नहीं चेयरमैन गोगानी क्या सोच रहे हैं, कैमरामैन को यहाँ पर क्यों भेज दिया है, मिशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मिस्टर माधोम कैमरामैन से कहते हैं कि वैसे तो हमारे हंटर की जितनी भी जिम्मेदारी होते हैं वे लोग अपने कि हम लोगों को बचाए लेकिन हम लोग एक एस रैंक के डंजन के क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं तुमसे पहले ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। कैमरामैन के पास उसकी स्वॉर्ड भी होती है और वो उसकी तरफ देखता हुआ कहता है कि मैं आपको सिर्फ एक कैमरामैन लग रहा हूँ लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर भी हूँ। मुझे डंजन में जाकर मॉन्स्टर को मारना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने कैमरामैन का काम चुना है। कैमरामैन कहता है कि मैं एक हंटर होने के लिए मैं अपनी साइड जॉब है और मैं कैमरामैन का काम करता हूँ। मैं बहुत ही सारे डंजन के अंदर जा चुका हूँ और उनकी वीडियो बनाई है। ये मेरे लिए पहली बार नहीं है लेकिन मैं एक एस रैंक के डंजन में जाना ये मेरे लिए पहली बार है। उसी वक्त मास्टर माधोम कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन ने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा है क्योंकि उन्हें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। उनका प्लान जरूर काम करेगा और इसी के साथ जिन्हा के साथ कैमरामैन उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।